कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह निबंध सबसे पहले सन 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद सन 1930 में शुक्ल जी ने इसका संकलन अपने एक निबंध संग्रह विचार वीथि में किया। बाद में इसमें 4 अन्य निबंध शामिल करके इसे सन 1939 में चिंतामणि नाम से प्रकाशित करवाया। इसमें कुल 17 निबंध संकलित हैं। अभी तक इसके 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। पहले भाग को हम जान चुके हैं कि इसका संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया। दूसरे भाग का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया और इसका प्रकाशन सन 1945 ईस्वी में हुआ। इसमें मात्र 3 निबंध संकलित हैं। तीसरे भाग का संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने सन 1983 में किया। इसमें 21 निबंध संकलित हैं। चौथा भाग सन 2002 में प्रकाशित हुआ और इसका संपादन कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया। इसमें 47 निबंध संकलित हैं। अब हम बात करते हैं निबंध की। कविता क्या है? यह निबंध चिंतामणि के पहले भाग में संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 14 टॉपिक्स में विभाजित किया है। पहला टॉपिक है प्रस्तावना या भूमिका। दूसरा है सभ्यता के आवरण और कविता। तीसरा है कविता और सृष्टि प्रसार। चौथा है मार्मिक तथ्य। पांचवा है काव्य और व्यवहार। छठा है मनुष्यता की उच्च भूमि। सातवां है भावना या कल्पना। आठवां है मनोरंजन। नौवां है सौंदर्य। 10वां है चमत्कारवाद। 11वां है कविता की भाषा। 12वां है अलंकार। 13वां है कविता पर अत्याचार और 14वां टॉपिक है कविता की आवश्यकता। इन सभी टॉपिक्स को हम अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। आज मैं इसके पहले भाग को लेकर आया हूँ जिसमें मैंने प्रस्तावना को शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध का वाचन। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबद्ध करके देखता रहता है तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा छोड़कर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा
शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सबका प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य के अनुभव चिरकाल से करती चली आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष और गूढ़ से गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों में और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। वन, पवन, नदी, नाले, निर्झर, कछार, पटपर, चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़, फूस, शाखा, पशु, पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र इत्यादि ऐसे ही चिर सहचर रूप हैं। खेत, ढुर्री, हल, झोपड़े, चौपाए इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इसी प्रकार पानी का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घिरना, नदी का उमड़ना, मेहे का बरसना, कोहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना, झपटना, नदी या दलदल से बाँह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत साहचर्य है। ऐसे आदि रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने, गोदाम, स्टेशन, इंजन, हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना, सर्व स्वहरण के लिए जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं।